आपको कई अहम रिपोर्ट दिखाने वाली हूं जो इसराइल, गजा, सीरिया और लेबनान में चल रहे हालात को लेकर आई है। गजा में सीजफायर के लिए इसराइल और हमास के बीच बातचीत को लेकर भी नई खबर है। हिजबुल्लाह की घटती ताकत को लेकर अमेरिका से एक नई रिपोर्ट सामने आई है। क्या दावे किए गए हैं इस रिपोर्ट में हिजबुल्लाह को लेकर, हिजबुल्लाह की ताकत को लेकर, यह भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही खबर है कि इसराइल की सेना के अंदर उथल पुथल मची हुई है। सेना के प्रवक्ता इसराइल के कंट्रोवर्शियल कानून को लेकर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसके बाद युद्ध मंत्री उन पर एक्शन तक की बात कर रहे हैं। पूरा माजरा आखिर क्या है, डिटेल के साथ आसान भाषा में बताऊंगी। इसके अलावा भी तमाम खबरें हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आती हूं और आप लाइक तक नहीं करते, इसलिए दोस्तों वीडियो को पहले लाइक करिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखना शुरू करिए। और जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले गजा में युद्ध विराम को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली डेलीगेशन थर्सडे को, यानी कि आज, इजिप्ट की राजधानी काहिरा जाएगा, जहां हमास के साथ बंधकों और युद्ध विराम यानी सीजफायर पर बातचीत होगी। बातचीत करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन इस बातचीत से पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। इस्राएली मीडिया का दावा है कि हमास ने अपने मिलिट्री चीफ मोहम्मद दईफ का शव, उनकी बॉडी ढूंढ निकाली है। जी हाँ, जो जुलाई में इस्राएली एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए थे। माना जा रहा है कि हमास को डर था कि इस्राइल उनके शव को खोजकर बंधकों की रिहाई में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करेगा। हालांकि अब खबर है कि मोहम्मद दईफ की बॉडी हमास ने खोज ली है, खोज निकाली है, लेकिन हमास ने अब तक उनकी मौत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, यानी कि पब्लिकली नहीं बताया है। दोस्तों, ये चुप्पी क्या किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? क्या इसका असर काहिरा में होने वाली बातचीत पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर हिजबुल्लाह को लेकर है दोस्तों। इसराइल और अमेरिका हमेशा से ही ये दावा करते आए हैं कि हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, कमजोर कर दिया है, और एक बार फिर से इसी तरह का दावा किया जा रहा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इसराइल के भारी हमलों से हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस्राएली मीडिया ने ही दोस्तों ये मान रही है कि हिजबुल्लाह दोबारा अपनी ताकत बनाने की कोशिश, बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली हमलों के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि हिजबुल्लाह ने अपनी आधे से ज्यादा हथियारों के स्टॉक पाइल और हजारों लड़ाके खो दिए हैं। मतलब ये कि हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा हथियारों के भंडार तबाह हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके पास अब भी लेबनान में हजारों शॉर्ट रेंज रॉकेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अब सीरिया के रास्ते हथियारों की तस्करी और स्थानीय प्रोडक्शन यानी कि घरेलू हथियार निर्माण के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश हिजबुल्लाह कर रहा है और नए लड़ाके भर्ती करने की भी शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों, सीरिया हमेशा से ही हिजबुल्लाह के लिए एक सेफ हेवन और ट्रांसपोर्ट हब रहा है। यही वजह है कि अब विदेशी ताकतें सीरिया में भी तख्ता पलट की तैयारी में लगी हुई हैं। अमेरिका ने भी पूरी जी जान लगा दी है हिजबुल्लाह को कमजोर करने में। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारी लगातार सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर ये दबाव बना रहे हैं कि वे हिजबुल्लाह की गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज को सीमित करें, लिमिटेड करें, यहाँ तक कि असद को ईरान से दूर करने और हिजबुल्लाह के हथियारों के रास्ते बंद करने के बदले उन पर लगे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटाने की भी बात चल रही है, कह दी गई है। मतलब पूरी लालच, हर तरह की लालच दी जा रही है। साम दाम दंड भेद वाला हाल है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि क्या असद अमेरिका के लिए वाकई ईरान का साथ छोड़ेंगे? और दोस्तों, अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो जिस तरह के हमले हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू को सीजफायर करना पड़ा, वो मजबूर हो गए सीजफायर करने के बाद, उसे देखते हुए ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हिजबुल्लाह कहीं से भी कमजोर हुआ है या हिजबुल्लाह के हथियार तबाह कर दिए गए हैं, बल्कि इसराइल पर वो भारी पड़ रहा था। 350 से ज्यादा रॉकेट से एक साथ दाग रहा था। खैर, रिपोर्ट थी अमेरिका की तो मैंने आपको बता दी।
वैसे इस्राएली सेना में मतभेद की भी खबरें हैं। पूरा माजरा आखिर क्या है वो सुन लीजिए। दोस्तों, इस्राएली सेना के अंदर जमकर खींचतान चल रही है। कुछ नेतन्याहू के सपोर्ट में है तो कुछ खिलाफ है। खबर है कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने सेना के प्रवक्ता डैनियल को सार्वजनिक रूप से एक विवादास्पद कानून यानी कि कंट्रोवर्शियल लॉ की आलोचना करने पर फटकार लगाई। दरअसल डैनियल ने फेल्स्टीन कानून पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उनके मुताबिक ये कानून सुरक्षा को कमजोर कर सकता है और किसी भी जूनियर अधिकारी को गुप्त दस्तावेज चोरी करने का अधिकार देगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि फेल्स्टीन कानून है क्या? दरअसल इसराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने के लिए ये कानून पारित किया गया है। इस कानून के तहत इसराइल हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित कर सकता है और 12 से 14 साल के नाबालिग बच्चों को आतंकवाद से जुड़े मामलों में जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा ये कानून सेना के दस्तावेजों और गुप्त जानकारियों को बिना अनुमति साझा करने के मामलों में कानूनी सुरक्षा देता है। आलोचकों का कहना है कि ये कानून गलत हाथों में पावर दे सकता है और बात सही भी है। कुछ लोगों का मानना है कि कानून बदले से प्रेरित है और इसराइल की सेना और समाज के बीच संतुलन पर बड़ा असर डाल सकता है। इसीलिए इसके खिलाफ सेना के भीतर भी असंतोष देखा जा रहा है। सार्वजनिक तौर पर अपने असंतोष को इस्राएली सेना के प्रवक्ता ने जाहिर कर दिया, जिसके बाद उनके बॉस यानी कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सख्त ऐतराज जताया और कहा कि सेना का काम संसद के कानूनों की आलोचना करना नहीं बल्कि अपनी राय बंद दरवाजे के पीछे रखना है। इस मामले को लेकर इस्राएल के युद्ध मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही सेना के प्रवक्ता के खिलाफ कोर्ट में कदम उठाने का इरादा रखते हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं। इस बयान से इस्राएल के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है जो सेना और सरकार के बीच रिश्तों पर सवाल उठाती है। खैर दोस्तों, जो भी हो, इससे ये तो समझ में आ ही रहा है कि इस्राएली सेना और सरकार के बीच तनाव तो है और ये तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ सेना और सरकार के बीच तनातनी है तो दूसरी तरफ मिस्र एक नया शांति प्रस्ताव लेकर आया है। मिस्र ने 45 से 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम यानी कि सीजफायर का प्रस्ताव रखा है। इसमें बंधकों की रिहाई को चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में कुछ इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद के चरण में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। साथ ही गजा में मानवीय सहायता भेजने की अनुमति भी दी जाएगी। मिस्र का प्रस्ताव है कि रफा क्रॉसिंग को खोलकर इसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए के नियंत्रण में दिया जाए, जिसे फिलहाल हमास ने नियंत्रण में रखा हुआ है। दोस्तों, रफा क्रॉसिंग हमास के लिए आर्थिक और सामरिक महत्व रखता है, लेकिन इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी दक्षिणपंथी सरकार इस प्रस्ताव के खिलाफ है। फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी कि पीए को गजा में शामिल करने की शर्त पर इस्राएल की सरकार में असहमति है। उनका मानना है कि पीए को गजा में शामिल करना इस्राएल के हितों के खिलाफ होगा। अरब देशों में गजा के पुनर्निर्माण में मदद को पीए की भागीदारी पर निर्भर किया गया है। इस्राएल चाहता है कि गजा के कुछ अहम इलाकों जैसे कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेत्जारिम कॉरिडोर पर उसका नियंत्रण रहे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर हथियारों की तस्करी के लिए कुख्यात रहा है दोस्तों। वहीं इस्राएल ये भी चाहता है कि उसे युद्ध विराम यानी सीजफायर के बाद फिर से हमला करने का अधिकार मिले। दूसरी तरफ हमास किसी भी अस्थायी सीजफायर यानी अस्थायी युद्ध विराम को स्थायी समाधान के बिना स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी कि हमास का ये कहना है कि अगर युद्ध विराम हो तो पूरी तरह से हो, अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता है। एक बड़ी खबर यह भी है कि इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल कैट्ज ने वेस्ट बैंक में यहूदी और अरब नागरिकों के साथ की जा रही प्रशासनिक नजरबंदी के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल कैट्ज ने पिछले महीने ये घोषणा की थी कि वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वालों पर प्रशासनिक नजरबंदी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन इस फैसले को जमकर आलोचना का सामना करना पड़ा। जमकर इस फैसले की आलोचना हुई क्योंकि ये नीति फिलिस्तीनी और अरब इस्राएली नागरिकों पर लागू रही। सवाल उठे कि क्या यहूदी और अरब नागरिकों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। आलोचनाओं के बाद कैट्स ने अपने
फैसले को पलटते हुए कहा कि अब नजरबंदी का फैसला केवल सुरक्षा कारणों के आधार पर होगा, चाहे व्यक्ति यहूदी हो या अरब। अब आपको बता देती हूँ कि प्रशासनिक नजरबंदी क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। वेस्ट बैंक में ये नीति अब तक मुख्य रूप से फिलिस्तीनी और अरब इसराइलियों पर लागू होती रही है। दोस्तों, ये सब घटनाएं बताती हैं कि हर तरफ से इसराइल की सरकार किसी न किसी मुद्दे पर लगातार घिर ही रही है, लेकिन बावजूद इसके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है इसराइल। दोस्तों, गजा में इसराइली हमलों ने एक बार फिर से इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इसराइली वायुसेना ने गजा में कई इलाकों पर हमला किया जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। गजा सिटी में 3 घरों पर हमले किए गए जिसमें 10 लोग मारे गए, 10 लोग शहीद हो गए और कई लोग दोस्तों मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। अल मवासी के एक तंबू कैंप पर हमले में भी 20 लोग शहीद हो गए और कई घायल हैं। दोस्तों, गजा के अस्पतालों की हालत भी बहुत खराब हो गई है। कमल अदवान अस्पताल पर 5 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ के निदेशक ने बताया कि उनके अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज मौत के खतरे में हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण कई मरीजों की जान जा सकती है। इस्राएली सेना गजा के उत्तरी इलाकों से लोगों को बाहर करने के लिए धमकियां दे रही है। अगर लोग नहीं भागे तो उन्हें मौत का खतरा बताया जा रहा है और भारी बमबारी उनके ऊपर की जा रही है। वहीं हमास ने इन हमलों को ज़ियोनिसाइड यानी कि नरसंहार करार दिया है। दोस्तों, उसका कहना है कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है और ये सब अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के समर्थन से हो रहा है। दोस्तों, ये सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। सच के लिए आवाज उठाने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन मैं और मेरा चैनल द लाइव टीवी लगातार ये बता रहे हैं, ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका का भरपूर समर्थन है इस नरसंहार में। अब सीरिया से जुड़ी ताजा खबरें भी आपको बता देती हूँ। सीरिया सरकार और विपक्षी लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, खासकर हामा शहर के पास। हामा जो सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है, वो अब युद्ध का एक मैदान बन चुका है, या कहे कि बनता हुआ नजर आ रहा है। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक विपक्षी लड़ाकों ने हामा के करीब अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन सरकार की सेना ने उन्हें 20 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया है। सीरियाई अरब सेना ने हामा के उत्तरी इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त हमले जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, सीरिया के सरकारी बलों ने अब तक कई आतंकवादी समूहों को नष्ट कर दिया है और इस संघर्ष में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, विपक्षी लड़ाकों का भी ये दावा है कि उन्होंने सीरियाई सैनिकों और ईरान समर्थित लड़ाकों को पकड़ लिया है, जिसमें अफगानिस्तान से भी कुछ लोग शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते में विपक्षी सेनाओं ने अलेप्पो जैसे अहम शहरों पर काबू पाया। ये लड़ाई हयात तहरीर अल-शाम यानी कि HTS और तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना यानी कि SNA के नेतृत्व में हो रही है। विपक्षी सेनाओं के नेतृत्व में हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS और तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ने उत्तरी अलेप्पो और इदलिब प्रांत के कई शहरों और गांवों पर कब्जा किया है। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो अलेप्पो के किले के सामने अपने समर्थकों के साथ चल रहे हैं। विपक्षी सेनाओं का अगला लक्ष्य राजधानी दमिश्क है। दोस्तों, इस बारे में कई कमांडरों ने बताया कि अगर हामा पर उनका कब्जा हो जाता है तो उनकी अगली कोशिश दमिश्क में प्रवेश करने की होगी। दोस्तों, अगर विपक्षी हामा पर काबू पा लेते हैं तो ये सीरिया के तटीय शहरों तरतूस और तलाकिया को बाकी देश से अलग कर सकता है। इन शहरों में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक रहते हैं और ये जगह रूस के लिए भी रणनीतिक महत्व रखती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने इस मामले में चेतावनी दी है कि अगर स्थिति जल्दी काबू नहीं हुई, जल्दी इस पर काबू नहीं पाया गया तो सीरिया और भी विभाजित और तबाह हो सकता है। दोस्तों, सीरियाई सरकार इसे आतंकवादियों का हमला मानती है और बशर अल असद ने कहा है कि वो इस हमले का जवाब पूरी ताकत से देंगे। सीरिया में चल रहे संघर्ष में तुर्की और ईरान की भूमिका भी लगातार सामने आ रही है। एक तरफ तुर्की जो सीरियाई विपक्ष का समर्थन कर रहा है, उसने असद से कहा है कि वो विपक्ष को राजनीति में शामिल करें ताकि संघर्ष खत्म हो सके, तो दूसरी तरफ ईरान और तुर्की के अधिकारियों ने इस हफ्ते मुलाकात की है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। दोस्तों, रूस सीरिया के समर्थन में है, हालांकि राष्ट्रपति पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर को लेकर कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरकार एक सप्ताह की चुप्पी के बाद
बशर अल असद का समर्थन दिखाया है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से फोन पर बात करते हुए कहा कि सीरियाई सरकार के खिलाफ आतंकवादी हमले का त्वरित अंत होना चाहिए, यानी कि जल्द से जल्द तुरंत अंत होना चाहिए। इस दौरान सीरिया ने यह दावा किया है दोस्तों कि अब तक उसने 1600 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद ही जाइएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।